हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शरीर की संरचना और कार्य। इसका पहला भाग पढ़ेंगे हम। तो देखो, शरीर की संरचना जो होती है, अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर की यानी एक कोश की जीव की, तो उनके शरीर का पूरा कार्य कहाँ हो रहा है? एक कोशिका के अंदर हो रहा है। ठीक ऐसे ही जब मल्टी सेल्युलर की बात करते हैं तो उनमें जीवों में क्या होता है कि कुछ काम अलग अलग अंग मिलके बांट लेते हैं जब अंग अस्तर का निर्माण हो जाता है। जैसे कि अगर हम शुरुआत से बात करें, अगर हम बात करें एक कोशिकीय अमीबा की, तो उसमें क्या होता है, जितने भी काम हैं वह एक ही कोशिका में हो रहे हैं। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन सब कुछ वहीं पे हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम अगली बार पढ़ते हैं, मतलब पोरीफेरा में पहुंचते हैं, तो अगर हम बात करते हैं ल्यूकोसोलेनिया की, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग सेल वही काम कर रही हैं। हर एक सेल वो सारे काम कर रही है जो अकेला अमीबा कर रहा है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, अगर हम हाइड्रा की बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक काम कर रही हैं। अब ये दो तरह से काम कर रही हैं। एक तो हर कोशिका अपना श्वसन, पाचन और उत्सर्जन कर रही है, ठीक है। और दूसरा, कुछ कोशिकाएं एक जगह मिलकर, एक जैसे मिलकर और उत्सर्जन का काम कर रही हैं, कुछ एक जगह मिलके पाचन का काम कर रही हैं। तो यहाँ क्या हुआ, उत्तक स्तर हो गया। ठीक ऐसे ही जब अंग स्तर का निर्माण हो जाता है तो कुछ कोशिकाएं जो उत्तक का निर्माण कर चुकी हैं, वे उत्तक आपस में मिलकर अंगों का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से होती है विभिन्न तरह के शरीर की संरचना। अब यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अंग तंत्र स्तर के बारे में, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे मैमल्स के बारे में, मोस्टली बताएं तो ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। और चूंकि ह्यूमन का जो सिस्टम होता है काफ़ी हद तक मिलता जुलता होता है रैबिट से, ठीक है, तो इसलिए कुछ कुछ हम रैबिट के बारे में और डिफरेंट जो मैमल्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब डाइजेशन होगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। भोजन का पाचन होगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन का पाचन होता है, तो भोजन का पाचन होगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी। अब भोजन का ऊर्जा जो हमें मिलेगी तो ऊर्जा का से क्या करेंगे हम, मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि उपापचय की क्रिया होगी। और उस उपापचय की क्रिया में क्या होगा, हम श्वसन करेंगे, ठीक है, तो श्वसन तंत्र होगा। फिर जो कुछ हमने श्वसन के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिली, जिससे हमने अपने शरीर के काम किए, सभी कोशिकाओं ने अपने अपने काम किए। अभी हमने कहा ना कि एक तो होता है कि अंग स्तर पे काम होगा, दूसरा वे सभी काम जो अंग स्तर पे हो रहे हैं वे सभी काम कोशिकाएं अपने स्तर पर भी करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिकाएं वे काम करेंगी तो कुछ उत्सर्जन भी होगा, ठीक। तो इसलिए सबसे पहले हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम श्वसन पढ़ेंगे, फिर उत्सर्जन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें मिलता है विभिन्न खाद्य पदार्थों से। और इन खाद्य पदार्थों को जो हम बड़े बड़े टुकड़ों में लेते हैं, उन टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में कोशिका के अंदर समाहित हो जाए, इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ देने की क्रिया पाचन कहलाती है, ठीक है। बड़े बड़े खाद्य पदार्थों को इनके एकदम छोटे अवयवों में तोड़ देने की, मतलब सबसे छोटे पार्ट में तोड़कर इतने छोटे हो जाए कि ये कोशिका के अंदर जा सकें, ठीक। इतने छोटे पार्ट में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो होती है पाचन, ठीक है। और पाचन के लिए जो पूरा एक जितने अंग मिलते हैं, जो भी अंग मिल के पाचन का कार्य करते हैं, उनको सम्मिलित रूप से कहते हैं पाचन तंत्र। आ गया समझ में? तो शुरुआत करते हैं हम ह्यूमन के पाचन तंत्र की। तो देखो, जो ह्यूमन का पाचन तंत्र है ना, उसे देखो, उसमें दो तरह के अंग होते हैं। एक तो होते हैं जो नेसेसरी हैं, एक पाइप बन रही है, एक पाइप लाइन पूरी है, ऊपर से हमारे माउथ से शुरू हो रही है और एनस तक जा रही है, ठीक है, मुंह से शुरू होकर गुदा द्वार तक जा रही है, वह एक पाइप है, ठीक है, जिसमें भोजन जा रहा है, एक फिजिकल प्रोसेस हो रही है, मतलब क्रिया हो रही है। और दूसरा हो रहा है, मतलब कर्म हो रहा है, क्रिया नहीं कर्म हो रहा है, ठीक। उसके बाद
कुछ दूसरे अंग होते हैं जो उसमें कुछ पाचक रस मिला देते हैं, ठीक है। और जो पाचक रस मिलाते हैं वे क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। वे पाचक रस क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो कर्म और क्रिया, ऐसे समझ लो, कर्म और क्रिया ये दोनों का सम्मिलित रूप होता है पाचन तंत्र। आगे समझ में, ऐसे समझो कि एक तो ये है कि यहाँ से शुरुआत हो रही है माउथ से, ठीक है, माउथ से शुरू होकर और यहाँ फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद लास्ट में आ गया एनस। यहाँ तक की जो रास्ता है वह कहलाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर हम इसको आहार नाल कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो उसमें सहायता कर रहे हैं, जो जिनसे निकलने वाले पाचक रस क्रिया करते हैं यानी रिएक्शन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सहायक अंग या एसेसरी ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो चलो इनके बारे में हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। ये आहार नाल में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है ओरल कैविटी, इसको कहते हैं ओरल कैविटी, बकल कैविटी या फिर माउथ कैविटी यानी हमारा मुंह, ठीक है, सीधा सीधा समझो हमारा मुंह। दूसरा होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स वह जगह है जहाँ से हमारे मुंह की जो कैविटी है, ओरल कैविटी और नेसल कैविटी दोनों जहाँ पर मिलते हैं वह जगह कहलाती है फेरिंग्स या ग्रसनी, ठीक है। यहाँ पर दोनों के रास्ते, जो नाक से हम सांस ले रहे हैं तो वह रास्ता जहाँ पर जाके मिल रहा है, और मुंह से हमारा भोजन जा रहा है, और ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं तभी तो कभी कभी हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। या पॉसिबल कैसे हो सकता है, अगर ये रास्ता नहीं होता, एक साथ मिला नहीं होता, फेरिंग्स नहीं होता, तो हम कभी मुंह से सांस नहीं ले पाते। तो वह जगह जहाँ पर जो मुख गुहिका यानी कि ओरल कैविटी और कोयनी बोलते हैं, जो नासा मार्ग होता है ना, नाक का जो रास्ता होता है उसे कहते हैं कोयनी। तो ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं, कॉमन पैसेज जो है उसे कहते हैं फेरिंग्स। आगे समझ में। उसके बाद एक लंबी सी, जो अब हम जानते हैं कि हमारा जो आगे क्या है, श्वसन तंत्र है, ठीक है, जो लैरिंग्स है आगे, ठीक है। और उसके पीछे जो हमारी ट्रैकिया है, अभी जरा अपने गर्दन पे हाथ रखो गले पर, आगे आपको थोड़ा सा महसूस होगा कुछ टाइट टाइट सा, जैसे हड्डी जैसा हो, ठीक है, बोन जैसा, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कुछ टाइट ना, यानी ये क्या हुआ, नीचे आगे ट्रैकिया है, ठीक है। इस ट्रैकिया के पीछे, मतलब आप समझ लो, ऐसे समझ लो कि यह हमारा, हम आगे की बात कर रहे हैं, ऐसे अगर माउथ हो, इधर माउथ है, ऐसे गर्दन ऐसे हो गई, ठीक है, और ऐसे पीछे वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर जो आगे का पार्ट होता है वह होता है ट्रैकिया, ठीक। आगे वाली जो पाइप होती है वह ट्रैकिया है, जो हमारे लंग्स से जुड़ी होती है। उसके पीछे वाली जो पाइप होती है वह पीछे वाली पाइप होती है ओएसोफेगस, और यहाँ पर क्या होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। तो जो हमारे आगे गले में और नीचे जहाँ हमारा डायाफ्राम है, ठीक है, जहाँ हमारा डायाफ्राम है, उस डायाफ्राम तक एक पतली सी पीछे नली गई है जो फैल सकती है, फैल भी सकती है और सिकुड़ भी सकती है, ठीक है, फैल भी सकती है और सिकुड़ सकती है। जबकि ट्रैकिया यानी जो श्वसन अंग है वह कभी सिकुड़ता नहीं है। इसी से आप समझ जाओ कि अगर हमारा जो श्वसन तंत्र है उसमें सिर्फ हवा जानी है, ठीक है, इसीलिए उसे सिकुड़ने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा भोजन जा रहा है, तो इसमें भोजन जा रहा है इसलिए ऐसा होता है, ये ऐसा, ऐसे भोजन जब जाता है ना, ऐसे गोले के रूप में भोजन जाता है अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। तो ये हो गया ओएसोफेगस। अब 3 चीज़ें समझ में आ गई। सबसे बाहर क्या है, ओरल कैविटी, जो हमारा मुंह है, जहाँ तक शीशा उठाओ और देखो जितना आपको दिखाई दे रहा है वो आपका ओरल कैविटी हो गया। मुंह खोलो और मुंह में जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो पूरा जो गुहा आपको दिखाई दे रही है, वह गुहा या गुफा जो भी समझो, वो क्या हो गई, ओरल कैविटी हो गई। उसके बाद आपको एक ऐसे गले पर ऐसे एक लटका हुआ कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, और व्यूला है वहाँ से अंदर आपको जो नहीं दिखाई दे रहा है, अब एक बार जरा मुंह से सांस लेके देखो, आपको वहाँ पे कुछ ठंडा सा लगेगा। तो वह जो जगह है वहाँ शुरू होती है फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद
उसके नीचे का जो पाइपलाइन है जो हमारे डायाफ्राम तक पहुंच रहा है, इस डायाफ्राम तक होता है ओएसोफेगस। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। ओएसोफेगस से नीचे होता है स्टमक। स्टमक यानी कि आमाशय यानी कि पेट। अच्छा, ओएसोफेगस का मतलब होता है ग्रास नली। ठीक है, स्टमक का मतलब क्या होता है, हमारा आमाशय या पेट। अब जब हम बात कर रहे हैं आमाशय की तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ से पाइप आ रही है और इस पाइप से ये ऐसे निकला होता है और ये यहाँ पर बड़ा सा होता है। ठीक है, मतलब ऐसे देख रहे हो इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है, कम से कम 2.5 लीटर तक इस सामान को स्टोर कर सकता है। 2.5 लीटर तक खाने को यह स्टोर कर सकता है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, इसके बाद इसके जब हम नीचे आते हैं और नीचे, तो यहीं से शुरू होती है पतली सी पाइप, लगभग 6 मीटर लंबी पाइप। तो यहाँ पर एक पतली सी क्या हो गई, वो पतली सी अंदर काफ़ी कंडेंस पार्ट में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इसलिए होती है क्योंकि ये काफ़ी पतली है, इसकी जो इसका पाइप है वो काफ़ी पतला है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद यहाँ से जब ये बाहर आता है, मतलब जब ये ख़त्म होता है तो यहाँ से शुरुआत होती है, यही आगे बढ़ के थोड़ा मोटा हो जाता है और जब ये मोटा हो रहा है यहाँ पर तो इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लगभग यह 1.5 मीटर होता है। अब चलो हम आपको इसको इमेज के थ्रू दिखाते हैं। यहाँ देखो, यह है, यहाँ एक सेकंड, हाँ यहाँ पर ये क्या हुआ, ये है ओएसोफेगस, यहाँ पे स्पेलिंग ओ है। ठीक है, ओएसोफेगस, और ओएसोफेगस से जब नीचे आए तो यह हो गया स्टमक। ठीक है, यह क्या हुआ, स्टमक। स्टमक से और नीचे आए तो यह जो बीच में आप देख रहे हो यह क्या हो गया, यह हो गया यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ रहा है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से और ये हुआ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर जाके रेक्टम और एनस पे ख़त्म हो जा रहा है। ठीक, तो यह हो गया पूरा पाइपलाइन। पाइपलाइन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा का पूरा पाइप ही है। नाम याद कर लो, नाम इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है पूछ दे कि क्रम, इनका क्रम पूछ दे कि क्या हो सकता है, इनका क्रम क्या होता है, तो नाम याद कर लो। ओरल कैविटी, बकल कैविटी या माउथ कैविटी, तीनों में से कुछ भी याद कर सकते हो। बस ये जान लो OM या B, OM-B। ठीक है, या बॉम। ठीक है, ऐसे याद कर लो BOM, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बॉम हो सकता है, मतलब बकल कैविटी हो सकती है, ओरल कैविटी हो सकती है या फिर माउथ कैविटी हो सकती है। तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। समटाइम ऐसा होता है कि हिंदी नाम ही नहीं दिया होता है। मैंने लास्ट ईयर का एक पेपर देखा, उसमें हिंदी नाम दिया ही नहीं था, उसमें ऐसे दिया होता ओरल कैविटी। ठीक है, उसके बाद उसने फेरिंग्स दिया था, फिर ओएसोफेगस दिया था, ना उसने ग्रसनी लिखा ना ही उसने ग्रासनली लिखा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। अब याद कैसे करना आपको, सबसे पहले ओरल कैविटी आपको याद कर लो। ठीक है, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, माउथ कैविटी, कुछ भी याद कर लो। उसके बाद दूसरा होता है ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी छोटा है ना, ग्रसनी नाम छोटा लग रहा है। उसके बाद होता है ग्रास नली, ग्रसनी हो गया और उसके बाद ग्रास नली। ठीक है, तो हमने बताया कि जो ग्रसनी है एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, जैसे इसका नाम छोटा वैसे इसको पार्ट छोटा, छोटी सी एक जगह है जहाँ पर कि नाक और मुंह दोनों मिल रहे हैं, मतलब नाक का रास्ता और मुंह का रास्ता जहाँ पर दोनों मिल जाएं वह होता है ग्रसनी। ठीक है, उसके बाद ग्रास नली, जैसे क्या नाम लग रहा है, नली है यानी लंबी होगी। ठीक है, नली है तो लंबी होगी। अब जो आपका इसके बाद ग्रसनी के बाद का जो भाग होता है वो हो जाता है ग्रास नली। तो याद हो जाएगा ना कि ग्रसनी पहले आएगी या ग्रास नली, पहले छोटा वाला आता है फिर बड़ा वाला, पहले कोई भी छोटा होगा फिर बड़ा होगा, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, नाम पहले छोटा फिर बड़ा। ठीक है, तो अब ग्रसनी, ग्रास नली, इसके बाद ग्रास नली। अच्छा, कोई भी नली कहीं जाती है, कोई भी नली कहीं जाती है तो नली कहीं जाके क्या होती है, एक बड़े से गड्ढे में गिरती है। कोई भी नली कहीं जाएगी तो क्या होगी, बड़े से गड्ढे में गिरती है। तो यहाँ पर जो बड़ा सा है पार्ट वह क्या हो गया, हमारा स्टमक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, स्टमक हो गया। ठीक है, यानी स्टमक का मतलब क्या हो गया, आमाशय।
ठीक है, नाम से ही लग रहा है ना, आमाशय, ऐसा लग रहा है कुछ आमाशय बोलो, मुंह खुल जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ है जो जिसमें सामान भरा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आमाशय। इसके बाद यहाँ से पतली सी और ढेर बहुत ही लंबी, पतली और लंबी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है, पतली और लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है, थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। इसके बाद मोटी सी और 1.5 मीटर लंबी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज मतलब बड़ा, और बड़े का मतलब क्या हुआ, मोटा तगड़ा। ठीक है, तो ऐसे याद हो गया ना। अब सबसे पहले ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, याद रहेगा हमेशा। अब नहीं बोलोगे। ग्रसनी और ग्रास नली में पहले कौन आता है, ग्रसनी, बाद में कौन आएगा, ग्रास नली। और ग्रास नली से भोजन कहाँ जाएगा, नली से भोजन कहाँ जाता है, किसी बड़े गड्ढे में जाता है। तो जो बड़ा सा है वो क्या हो गया, वो बड़ा सा जो गड्ढा जो वो क्या हो गया, आमाशय हो गया, या फिर स्टमक हो गया, जिसे हम पेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, ये मैं इतना ज़्यादा क्यों बोल रही हूँ, बायो वालों को लग रहा होगा कि ये तो मुझे पता ही है मैम, क्यों इतना बता रहे हो, लेकिन मैथ वालों को ये चीज़ याद नहीं होती है, या फिर आर्ट साइड को जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि 9th और 10th में पढ़े थे, उसके बाद नहीं पढ़े हो, तो इसलिए मैं सबको साथ लेके चल रही हूँ। इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ एकदम सिंपल करके, कि आसानी से आप समझ सको। ठीक है, यहाँ तक समझ के आ गया, तो फिर हम इसको मिटाएं, चलो इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है अगला एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन का मतलब होता है सहायक अंग। अब हमने कहा कि ये सब एक पाइप है, सब कुछ कहाँ गया, एक पाइप में गया, और पाइप में से जाके फिर एक क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ तो सारे कर्म हो रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने और कहा था कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं। और कर्म कैसे होता है, फिजिकल होता है। कर्म कैसे होता है, फिजिकल वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जाने का कर्म हो रहा है वो फिजिकल है, लेकिन सिर्फ फिजिकल होने से कुछ नहीं होता, केमिकल भी ज़रूरत होती है। ठीक है, केमिकल की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो केमिकल्स मिलते हैं हमें, वो हार्मोनल फॉर्म भी हो सकता है, वह एंजाइम्स हो सकता है, वह म्यूकस हो सकता है, वह बाइल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबके सब एक ही जैसे हों, लेकिन सबके सब में केमिकल ज़रूर है। ठीक है, तो जो ऑर्गेन हमें हेल्प करते हैं भोजन को पचाने में, जो ऑर्गेन हमें हेल्प करते हैं भोजन को पचाने में, उन्हें कहते हैं हम एसेसरी ऑर्गेन। मैंने ये नहीं कहा कि जो भोजन पचाते हैं, मैंने ये कहा कि जो भोजन हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो हेल्प कर रहे हैं वो क्या हो गया, सहायक अंग या फिर एसेसरी ऑर्गेन हो गए। अब हम बात करें शुरुआत से माउथ कैविटी की, या ओरल कैविटी, या बकल कैविटी की, तो अगर हम बॉम्ब की बात करें, हम ऐसे बॉम्ब बोलेंगे तो आप आराम से याद करोगे, क्योंकि BOM बॉम्ब का मतलब क्या हो गया, बकल कैविटी, ओरल कैविटी, माउथ कैविटी, ये तीनों एक ही है। ठीक है, बॉम्ब। तो बॉम्ब में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे लिप होते हैं बाहर जो कवर करते हैं। ठीक है, इधर हमारे चिक होते हैं। ठीक है, जो अब देखो, तो जो बगल कैविटी या ओरल कैविटी, माउथ कैविटी है, इसमें क्या है, सबसे बाहर लिप है, उसके बाद दोनों तरफ क्या है, चिक है, कि हमारा बाहर भोजन ना निकल सके। हमारे जो चिक हैं और लिप्स हैं, इनका यही काम है। ठीक है, कि बाहर भोजन ना निकल सके। इसके साथ ही पता है, इनसे छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट से, इसमें ऐसे बहुत ही माइन्यूट से ना ग्लैंड्स होती हैं, बहुत ही माइन्यूट होती हैं ग्लैंड्स। इन ग्लैंड से लगातार आपके कुछ ना कुछ म्यूकस निकलता रहता है। म्यूकस का मतलब होता है कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता रहता है। यही वजह है कि हमारे मुंह हमेशा ही क्या होता है, गीला गीला सा रहता है। हर समय सलाइवा नहीं निकलता, जो लार होती है वो हर समय नहीं निकलती। लार कब निकलती है, जब हम बोल रहे होते हैं, ज़्यादा जो लोग बोलने लगते हैं तब लार निकलती है, या भोजन की सुगंध, भोजन की गंध, भोजन की सोचने मात्र से, या भोजन आपको दिख गया, ठीक है, या भोजन आप कर रहे हैं, तब लार निकलती है। बाकी टाइम मुंह से लार नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी हमारा मुंह भीगा भीगा सा, गीला गीला सा क्यों रहता है, वो इस वजह से होता है कि इन सब से म्यूकस निकल रहा होता है, चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा होता है। म्यूकस का मतलब ऐसे समझो, चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, दांत होते हैं। ओठों से ठीक अंदर क्या होता है, लिप्स के बाद दांत होते हैं, और दांत के बाद क्या होती है, जीभ होती है, और उसके बाद इस जीभ के बाद क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। उसके बाद
टॉन्सिल है, उसके बाद ठीक। तो यहाँ तक हो गया हमारा माउथ कैविटी में टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। इसके साथ ही जो ये टॉन्सिल है तो यहाँ पे होता है जो तालू है हमारा, ठीक है, पैलेट जो होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है पैलेट, ठीक है, पैलेट और ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूला, ओव्यूला, ठीक है, ओव्यूला, ठीक है, ए भी होते हैं। तो ओव्यूला और पैलेट क्या होते हैं, जीभ को ऊपर ले जाओ, ऊपर का जो छत है हमारे मुंह के, जो ऊपर का जो छत है वह छत होता है तालू, ठीक है। इसी को जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना तालव्य वर्ड, तो जिससे टच होती है हमारी जीभ उसको क्या कहते हैं, तालू। आगे की तरफ होता है कठोर, पीछे की होता है सॉफ्ट। और जो पीछे सॉफ्ट वाला होता है ना, उसमें पीछे ऐसे निकला होता है, नीचे लटका होता है कुछ, ठीक है, ये कहलाता है अव्यूला। जब हम खाना खाते हैं तो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद हमारा होता है एक्सेसरी ऑर्गन में लीवर, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड, ठीक है। किसी भी मैमल के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है, लीवर होती है। अब लीवर के बारे में एक चीज़ और जानो, इनमें कोई भी एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता, मतलब किसी भी एंजाइम का फॉर्मेशन लीवर के अंदर नहीं होता। दो चीज़ें जान लो, दोनों ही क्वेश्चन बने हुए हैं और कई बार बने हुए हैं। पहली, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर होती है। दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, पैनक्रियाज होती है, ठीक है। और जो लीवर होता है उसे कौन सा एंजाइम निकलता है, तो कोई नहीं, इससे कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। इससे क्या निकलता है, इससे पित्त बनता है, पित्त यानी बाइल, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद होता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में जो पित्त बनता है, जो लीवर जो पित्त का निर्माण करता है या बाइल का निर्माण करता है, उसको रखने का काम उसको करता है गाल ब्लैडर में। भाई इतना बड़ा है, लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसके पास कोई तो होगा ना जिसको अपना एक काम सौंपेगा, तो वो काम करने के लिए इसके पास गाल ब्लैडर है, ठीक है। इसके बाद उसी से पास में ही होता है पैनक्रियाज, लंबा सा ऐसा पैनक्रियाज, ऐसे पत्ती जैसा होता है, बिल्कुल ऐसे पत्ती के जैसा होता है, ठीक है। तो यह पैनक्रियाज दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और भी बनता है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, तो यही पैनक्रियाज कैसी होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है, या मिक्स्ड ग्लैंड होती है। यहाँ तक आ गया, ये हमारे एक्सेसरी ऑर्गन हो गए थे। तो इतने क्वेश्चन जो अब तक आपने क्वेश्चन भी समझ लिए। सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप समझ जाओगे। एलिमेंट्री कैनाल, पहला क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनाल का आप एक सही व्यू दीजिए, मतलब कैसे आप इनको क्रमानुसार रखिए, इनको कैसे आप रखेंगे, ठीक है। तो पहले ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। दूसरा जो पूछा जाता है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, ठीक है। लीवर में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, या निम्न में से दिए गए ग्रंथियों में से किसमें कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है, ठीक। गाल ब्लैडर क्या काम करता है, पैनक्रियाज किस तरह की ग्रंथि है, पैनक्रियाज शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। दोनों समझ में आ गए। अभी और जो डीपली क्वेश्चन बनेंगे इनके काम से रिलेटेड वो आगे हैं, अभी हम सिर्फ इनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है फिजियोलॉजी का, न्यूट्रिशन की जो फिजियोलॉजी है, जो पाचन हम कर रहे हैं ना, पाचन तंत्र, जो पाचन अंग हमारे काम कर रहे हैं पाचन तंत्र में, इन पाचन तंत्र में काम कहाँ से कहाँ तक होता है, तो सीधा से समझो जो काम होता है, सबसे पहले क्या करते हो, भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करने के बाद उनको हम क्या करते हैं, निगलते हैं। ग्रहण करेंगे, मुंह में डालेंगे, मुंह में क्या करेंगे, माउथ में जब जाएगा, माउथ नहीं बोलेंगे, इसको हम बॉम बोलेंगे, ठीक है, बॉम, बॉम यानी ओरल कैविटी। इसमें क्या जाएगा, ग्रहण करेंगे, हाथ से कहाँ डालेंगे, मुंह में डालेंगे, ठीक है, बॉम में डालेंगे। तो बॉम क्या हो रहा है, बॉम, ये क्या कर रहा है, भोजन को ग्रहण करने का। उसके बाद भोजन क्या होगा, निगल लेते हैं, चबाने के बाद उसको हम निगलते हैं। तो यही निगलना निगरण कहलाता है, ठीक है, या डिग्लूटिशन कहलाता है, या फिर स्वेलोइंग कहलाता है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही वर्ड है, मतलब स्वेलोइंग या फिर डिग्लूटिशन या फिर निगरण, ये तीनों का एक मतलब होता है निगलना, ठीक है, निगलना।
या ये समझो ना, इसका निगलने का मतलब ये होता है धक्का देना। तो अंदर जब हम किसी चीज़ को भेज रहे होते हैं ना, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्लूटिशन बोलते हैं। तो 2 काम हो गए। सबसे पहले आपने भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद उसको निग्रण किया, मतलब निगला, और निगलने के बाद उसके बाद आगे क्या काम होता है, ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है, ऐसे स्टमक का यही काम होता है। एक बार भोजन ऊपर जाएगा, फिर एक बार भोजन नीचे आएगा। किसी चीज़ को, जैसे आप आटा गूँथते हो, ठीक है, आटा गूँथते हो तो क्या करता है, नीचे वाला आटा ऊपर, ऊपर वाला आटा नीचे, आप ऐसे करके मिलाते हो ना, पानी डालते जाते हो, और हाँ, आटा गूँथना रियली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे समझो, आटे में पानी डालते हो, ठीक है, फिर नीचे वाला आटा ऊपर, ऊपर वाला आटा नीचे, फिर ऐसे बार बार करते हो तो क्या होता है, पूरा पानी आटे में मिक्स हो जाता है। यही काम कराता है संचालन, ठीक है, या कंडक्शन। क्या कहलाता है, कंडक्शन या संचालन। आटा गूंथना, याद रखना, यही काम हमारे मुंह में भी होता है। दांत जो हम भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं भोजन को, दांत उसको चबाता जाता है, जीभ उसको इधर उधर घुमाती जाती है, और सलाइवरी ग्लैंड या जो लार ग्रंथियां हैं उसमें पानी को या जो लार है उसको मिलाती जाती हैं, ऐसे ही, और वो चेंज हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये 3 काम हो गए, इंजेशन, डिग्लूटिशन और कंडक्शन, अंतर्ग्रहण, निग्रण, संचालन। उसके बाद होता है पाचन। जब इतना कुछ हो गया तो अब इसमें से क्या होगा, जब ये इनका पाचन होगा, मतलब इसके बाद ये इंटेस्टाइन में जाएंगे, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होगा, इनका पाचन होगा। मतलब अब इनमें से जो जरूरी चीज़ें हैं वे चीज़ें क्या होंगी, पच जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब पचेंगी ना तो वे एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है, उनको अब ब्लड अपनी ओर ले लेगा, वे सभी ब्लड में चली जाएंगी। तो जब ब्लड में जाती हैं तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो और एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। उसके बाद जो बेकार है उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसी को कहते हैं डिफिकेशन या फिर मल त्याग। आ गया समझ में। तो इंजेशन, डिग्लूटिशन, कंडक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफिकेशन, ठीक है। ID, ठीक है, IDCD, ओके, बाद AD, IDCD, AD। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, हर दूसरा वर्ड D है, IDCD, AD, ऐसे आप याद कर सकते हो। ICA या फिर IDCD, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। IDCD, ठीक है, इतना वर्क होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम, अब ये पाचन तंत्र है, यहाँ पर सबके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, इनका काम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इनके नामों पर ही, इनके नाम और काम एक साथ, मतलब थोड़ा थोड़ा देखते चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन में देखो, सबसे पहले हमने एक बात क्या की थी, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, माउथ कैविटी की मुखगोइका, इसके 4 पार्ट होते हैं, पैलेट एंड अव्यूला, टंग एंड लिंगुअल पैपिली, डेंटिशन और सलाइवा एंड सैलिवरी ग्लैंड। सबके सब इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चन सबसे आते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम माउथ की। यह है पैलेट, हार्ड पैलेट, ठीक है, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट, यहाँ पे जो लटका हुआ है ये क्या हो गया, अव्यूला हो गया, ओके। सेकंड थिंग है टंग। टंग में क्या होती है, ये हमें इसमें हमें पता चलता है कि कौन सा टेस्ट बड पाए जाते हैं, और ये टेस्ट बड हमें बताते हैं कि कौन सा स्वाद है। तो जो आगे वाला होता है, मनभोग जब खाते हो प्रसाद, तो ऐसे जीभ से टच कर लेते हो ना, पता चल जाता है कि कितनी चीनी कितनी मीठे। या फिर पकौड़ी बना रहे हो तो जो बेसन होता है, टेस्ट करके अधिकतर लोग देखते हैं कि नमक की मात्रा कैसी है, ठीक है। जबकि वही अगर मिर्चा देखना हो तो उसको खाना पड़ता है, कभी भी मिर्ची का टेस्ट करना हो तो उसे खाना पड़ता है, तब वो जीभ के अगले पार्ट से नहीं करते। लेकिन चीनी का टेस्ट और नमक का टेस्ट अगर लेना हो तो हम क्या करते हैं, जीभ के अगले वाले पार्ट से उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या पता चला कि जो जीभ का अगला पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट, बिल्कुल अग्रभाग जो होता है, वहाँ से हमें मीठा और नमकीन का पता चल जाता है। क्या पता चला कि अगले वाले पार्ट से हमें मीठा और नमकीन का पता चल जाता है। ये तो आपने सबने प्रैक्टिस किया ही होगा ये सब कुछ, ठीक। उसके बाद जो यह भाग है, ठीक है, ये पीछे वाला भाग,
यहाँ से कड़वा का पता चलता है। पीछे वाला जो ये पार्ट है, यहाँ से कोई चीज़ कितनी कड़वी है। कोई चीज़ होती है ना, पहले तो खा रहे हैं तो ठीक है, जैसे ही अंदर गई यही है बड़ा कड़वा है तो ठीक, तो वो आपको पीछे वाले भाग से पता चला। आगे से मीठा नमकीन और पीछे से कड़वा पता चल जाता है, ठीक है। इसके साथ ही ये जो किनारे वाले पार्ट है ना, यहाँ से खट्टा पता चलता है। अब आप याद कैसे करोगे खट्टा? आगे का याद हो गया ना कि मीठा और नमकीन यहाँ से पता चल रहा है, तो मीठा नमकीन और उसके बाद क्या होता है, कड़वा होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाता है, मीठे का अपोजिट कड़वा हो जाता है ना, तो यहाँ पर कड़वा पीछे से पता चलता है, ठीक है। अच्छा, जब आप कुछ खट्टा खाते हो, ज़्यादा खट्टा, कच्चा आम खा लो तो क्या होता है, दांत खट्टे हो जाते हैं। क्या होता है, दांत खट्टे हो जाते हैं। अभी दांत किधर होते हैं, किनारे पे होते हैं, तो यानी किनारे से हमें क्या पता चल रहा है, खट्टेपन का। याद हो गया, खट्टेपन का पता कहाँ से चल रहा है, किनारे से चल रहा है, इसीलिए दांत खट्टे होते हैं। और दांत कभी आगे वाले खड्डे होते हैं क्या, दांत हमेशा ही किनारे होते हैं और किनारे वाले दांत हमारे खट्टे हो जाते हैं। फिर कुछ चबा के खाओ तो बड़ी दिक्कत होती है। ये फिलीफॉर्म पैपिली होती है जो यहाँ पर पाई जाती है। 4 तरह की पैपिली पाई जाती हैं, जो कि लेकिन आपको सिर्फ फिलीफॉर्म याद करना है, क्योंकि इससे मैंने देखा कि 3 बार इससे क्वेश्चन बन चुके हैं कि फिलीफॉर्म पैपिली जो होती है इसमें टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। बस यही वजह भी होती है इसके क्वेश्चन पूछने की, और कोई वजह नहीं होती है, ठीक है। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे इसके में क्या पाया जाता है। जो जीभ होती है ना, इसमें लिंगुअल लाइपेज पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रख रहे हैं, इसको लिख लेना कहीं पर, लिंगुअल लाइपेज है यह ट्राइग्लिसराइड, ठीक, ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड जब मैं आपको बता रही हूँ तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्ड याद होगा। मैंने जब आपको साबुन बताया था ना, साबुन याद है आपको, जब मैंने इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स हैं उसमें मैंने आपको साबुन पढ़ाया, साबुन और सर्फ, ठीक, साबुन और डिटर्जेंट, तो उसमें मैंने आपको ट्राइग्लिसराइड बताया था। ये वर्ड मैंने बताया था आपको ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। तो यह ट्राइग्लिसराइड अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर आपको याद हो जाएगा कि ये एक फैटी एसिड है। तो यह क्या करता है, इस ट्राइग्लिसराइड को चेंज करता है फैटी एसिड में। लिंगुअल लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देता है। ओके, यहाँ से ऐसे याद करो, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। और यह चेंज हो जाता है किसमें, फैटी एसिड में, फैटी एसिड में। और इसे चेंज करने का काम कौन करता है, लिंगुअल का मतलब होता है जीभ पर का, ठीक है। तो लिंगुअल और कौन कर रहा है, लाइपेज। ओके, आ गया समझ में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर बताया, वरना मैं नहीं बताती इसको, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है क्या क्या बताती जा रही है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जा रही है क्योंकि मैंने जब साबुन आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी। ट्राइग्लिसराइड जब साबुन का निर्माण होता है तो वह इसी विधि पर होता है कि ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड, ये सब चेंज हो रहे होते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब इतना हो गया। अब हम जरा दांतों के बारे में जान लेते हैं। ये तो रही जीभ, देख लो यहाँ पर ये जीभ है, जीभ के बारे में देख लो। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, अब अपनी जीभ देखो, दूसरे की जीभ क्या देखना, अपनी जीभ फोटो वो एक बार शीशे के सामने देखो। पीछे वाली जो जीभ है वह ज़्यादा लाल है ना, ज़्यादा लाल है। वो क्यों ज़्यादा लाल है, कभी सोचा है? क्योंकि वहाँ पर लसिका ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लिम्फ नोड पाए जाते हैं। जब सबसे पीछे पार्ट देख रहे हो ना, बड़े बड़े, यहाँ पर ये हैं लिम्फ नोड। ये आपको समझा दिया मैंने। नेक्स्ट फिलीफॉर्म पैपिली, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। फिलीफॉर्म पैपिली वो है जहाँ पर टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो फंजीफॉर्म, फॉलिएट, इन सब में, वेलिएट पैपिली, इन सब में पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड। लेकिन इनके बारे में आज तक कभी भी नहीं पूछा गया है किसी एग्जाम में। आपसे जो पूछा जाता है इसमें CPMT में पूछा गया है, इनसे आप में जो पूछा जा सकता है वह सिर्फ फिलीफॉर्म पैपिली है जहाँ पर कि टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ें। इसके बाद आगे देखते हैं, ये हमारी सैलाइवरी ग्लैंड हैं। सैलाइवरी ग्लैंड 3 होती हैं, 3 पेयर होती हैं, ठीक है, यानी 6 हो गई, 3 पेयर्स यानी 6 हो गई, ठीक है। अब सबसे जो बड़ी है वह है पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड है सबसे बड़ी। और पैरोटिड ग्लैंड, आपने सांप के जहर के बारे में सुना होगा, सुना है ना, सांप का जहर, वो जो
उसका ये सलाइवा होता है, पैरोटिड ग्लैंड का जो सलाइवा होता है यह उसके दांतों से जुड़ा होता है। तो जैसे ही वह किसी को दांतों को चुभाता है ना, तो यही पैरोटिड ग्लैंड से पैरोटिड डक्ट जुड़ा है। ये डक्ट है, डक्ट का मतलब होता है जहाँ से जो नली होती है जिससे होके सलाइवा आगे आता है, उसको डक्ट बोलते हैं। तो यह उसके दांतों से जुड़ा होता है, और जैसे ही वो किसी को काटता है ना, दांत तब नहीं चुभाता है, तो यहाँ से पैरोटिड ग्लैंड से उसका सलाइवा उसके अंदर चला जाता है। और वो सलाइवा कैसा होता है, वो जहरीला होता है, ठीक है, वह उसका विष होता है, पॉइजन होता है। तो वह पॉइजन आदमी के शरीर में चला जाता है, जिसको भी वो बाइट करता है उसके शरीर में वो चला जाता है। तो पैरोटिड ग्लैंड आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। दूसरी चीज़ इसको याद रखने की वजह ये है कि यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, मम्स, मैंने आपको बताया था मम्स, ये डिजीज याद है आपको अभी तक या नहीं याद है? मम्स डिजीज की वजह से गलसुआ होता है। गलसुआ कभी कभी कानों के पीछे आपने देखा होगा, यहाँ पर एक ऐसे पट्टी चिपकाई जाती है ना, वह किस लिए चिपकाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूजन हो जाती है, फिर खाने में बहुत दिक्कत होती है, चबाने में, अंदर जाने में, तो यहाँ पर इन्फेक्शन होता है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये इन्फेक्शन किसका होता है, मम्स किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं? आपको मैंने अब तक कई बार उनके बारे में बताया है, ठीक है। तो आप मुझे इसके बारे में, इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि मम्स किसकी वजह से होता है, ठीक है। यानी गलसुआ यानी मम्स, यह पैरोटिड ग्लैंड में हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। अब आते हैं दूसरे के बारे में। जब सबसे छोटी होती है वह होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटी होती है, ठीक है। यह ठीक है, जो जीभ है ना, आगे वाला पार्ट उसके जस्ट नीचे होती है। इसके बाद यहाँ पर होती है बीच में की सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, जो दोनों तरफ पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जबड़े में दोनों तरफ पाई जाती है। अब हम सलाइवा के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ तक आपने पता कर लिया, मतलब 3 पेयर होती हैं, यानी 6 संख्या होती है इनकी। मम्स किस में होता है, पैरोटिड ग्लैंड में। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है सलाइवा की, पैरोटिड ग्लैंड होती है। सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा और इसके बारे में आप जान लो अगली चीज़ें। अब देखो, हर दिन 1 लीटर से 1.5 लीटर तक सलाइवा का सिक्रीशन हम करते हैं, बात करते समय, खाते समय। अच्छा, सबसे ज़्यादा सलाइवा का सिक्रीशन छोटे बच्चों में होता है, ठीक है, और साथ ही यह बूढ़े लोगों में होने लगता है। सलाइवा का सिक्रेशन सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। अच्छा, सलाइवा का सिक्रेशन होता क्यों है, ज़रूरत क्यों है, तो भोजन को में लार को मिलाने के लिए, ताकि भोजन कैसा हो जाए, भोजन चेंज हो जाए, वह थोड़ा मतलब उसमें लस्सीपन आ जाए। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम हमारा दांत उसको तोड़ रहा है तो वह उसमें लस्सीपन आ जाए, इसलिए वह क्या होता है, लगातार सलाइवा का सिक्रीशन होता है जब भोजन हम निगलते हैं या भोजन को की महक आती है हमारे आसपास, तो ठीक है। अच्छा, इसका जो पीएच होता है वह होता है 6.8। 6.8 का मतलब होता है हल्का अम्लीय होता है। कितना अम्लीय, हल्का अम्लीय होता है। इसके साथ ही जो सलाइवा है ना, हल्का अम्लीय है, तो इसमें जो 99%, 99.5% तक वाटर होता है, ठीक है। वाटर कितना होता है, 99.5%। अब याद कर लो, ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। पर डे सलाइवा का सिक्रेशन 1 से 1.5 लीटर। सलाइवा की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, हल्की अम्लीय होती है, ठीक है। और इसका पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। और इसमें वाटर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, वाटर, और इसका परसेंटेज कितना होता है, 99.5% होता है, ठीक है। अच्छा, इनमें डक्ट के बारे में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन एक बार मैं आपको बताऊं, जो पैरोटिड ग्लैंड है, जो इसकी पाइप होती है, ये पाइप कहलाती है डक्ट। तो इस डक्ट को बोलते हैं स्टेंसन डक्ट। ये बस इसी को याद करना है और कुछ नहीं पूछेगा, स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन्स डक्ट, ठीक है। बस इसी को याद करना है, बाकी दोनों के बारे में तो नहीं पूछे, इसके बारे में हो सकता है पूछते। अच्छा, इसमें पाया जाता है म्यूसिन। यहाँ तक आपने याद कर लिया, नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पाया जाता है जो मतलब सलाइवा है उसमें म्यूसिन पाया जाता है। म्यूसिन क्या करता है, यह लसदार होता है, ठीक है। यह जो म्यूसिन होता है वह
म्यूकस होता है, मतलब यह म्यूकस का निर्माण करता है और यह लसदार होता है। इसी वजह से जो हमारा सलाइवा होता है वो कैसा होता है, लसलसा होता है या चिपचिपा हल्का होता है। ठीक है, अब देखो जो पाए जाते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है। तो सलाइवा में पाया जाता है थायोसिनेट। ठीक है, थायोसाइनेट प्लस लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, एक एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अच्छा, इन दोनों को मिलके इनका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करना। ठीक है, इनका काम क्या है, बैक्टीरिया को किल करना। तो पूछा ही जाता है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और क्या पाया जाता है, थियोसाइनेट पाया जाता है। ठीक है, थियोसाइनेट और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये क्या करता है कि कभी आप जब बहुत ज़्यादा अम्ली खा लो, जैसे खटाई खा लो, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सलाइवा का सिक्रीशन होता है ना। वह ज़्यादा सलाइवा का सिक्रीशन इसीलिए होता है ताकि एसिडिटी को कम कर सके। इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हो, जैसे गुड़ बहुत ज़्यादा खा लो, चीनी बहुत ज़्यादा खा लो, तो भी सलाइवा का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह क्या करता है, एसिड और बेस को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक, तो क्या काम हुआ इसका, एसिड बेस को बैलेंस करना, एसिड बेस को बैलेंस करना। अच्छा, ये बैलेंस करना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर इसने बैलेंस नहीं किया तो हमारे जो दांतों का इनेमल है, जो अंदर का सीमेंटम है, वो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, हमारे दांत इतने चमकदार क्यों हैं, फ्लोरीन। और अगर इसने इसको नहीं किया तो हमारी जो एसिड है हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, हमारे दांतों को क्षति पहुंचा सकता है, हमारे दांत खराब हो सकते हैं, जो हमारा फ्लोरीन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये इसको क्या कहते हैं, एसिड बेस बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें पाया जाता है टाइलिन। ठीक, यह टाइलिन जो होता है, इसको सब आप नोट कर लेना, ये सभी क्वेश्चन में आए हुए हैं, वरना मैं इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो एक मिनट मैं फिर से लिख देती हूँ, टाइलिन, जो टाइलिन है वह सलाइवरी इमाइलेज है। ठीक है, और जब रोटी ये सब जो हम खाते हैं ना, तो उसमें क्या पाया जाता है। ठीक, तो यह स्टार्च को क्या करता है, चेंज कर देता है मैल्टोज में। ठीक, स्टार्च को मैल्टोज में चेंज करने का काम करता है सलाइवरी इमाइलेज टाइलिन, सलाइवरी इमाइलेज। ठीक, इमाइलेज, इस सलाइवरी इमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को चेंज कर रहा है मैल्टोज में। फूड पाचन नहीं हो रहा है, सिर्फ मैल्टोज में चेंज कर रहा है। अब हम जानते हैं पॉलीसेकेराइड जो है, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, मैल्टोज क्या है, यह ओलिगोसेकेराइड है। और जो मोनोमर्स होते हैं, यानी कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज, उसमें जब ये चेंज कर देगा तब कहलाता है उसका कंप्लीट डाइजेशन। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टार्च को मैल्टोज में चेंज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको दांतों के बारे में भी बता दूँ, दांतों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं आपको दांतों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, हमारा जो दांत है वह कैसा होता है, थीकोडोंट होता है। हमारे जो दांत हैं वे कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब होता है, थीकोडोंट का मतलब है कि गड्ढे में पाए जाने वाले, थीको मतलब गड्ढा। ठीक है, तो हमारे जो जबड़े हैं ना, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जबड़े में हमारे दांत अंदर तक धंसे होते हैं ना, तो इसी को कहते हैं थीकोडोंट। ठीक है, गर्तदंती, गर्तदंती, जो धंसे हुए दांत होते हैं उनको कहते हैं गर्तदंती। ठीक है, इसके साथ ही हमारे दांत 2 बार निकलते हैं, जीवन में 2 बार हमारे दांत निकले। कुछ जीवों में तो ये हमेशा जीवन भर निकलते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये दांत कितनी बार निकलते हैं, सिर्फ 2 बार निकलते हैं। ठीक है, तो जो 2 बार जब दांत निकले तो इनको क्या कहते हैं, डाइफियोडोंट। क्या कहते हैं, डाइफियोडोंट। ठीक है, डाइफियोडोंट का मतलब होता है द्विदंती। ठीक,
डाइफियोडोंट मतलब द्विदंती। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक आपने। तो आगे इसको और थोड़ा सा हम लिखते हैं। अगला ये होते हैं ना विषम दंती। देख रहे हो, इसमें कई तरह के 4 तरह के दांत पाए जाते हैं ना हमारे, जैसे कि इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है और मोलर है। तो 4 तरह के दांत हमारे पाए जा रहे हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर। कहाँ गया प्री मोलर, इसमें दिया नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर प्री मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 तरह के हमारे दांत होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट। तो क्या हो गया हमारे दांत, TDH। क्या हो गया, TDH। हमारे दांत किस तरह के होते हैं, TDH होते हैं। थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट। ठीक है, हमारे दांत कितने तरह के हो गए, मतलब दांत कैसे होते हैं हमारे, TDH होते हैं। और TDH मतलब थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट। ठीक है, अब जो सबसे आगे के दांत हैं, ठीक, वे होते हैं इंसीजर। ठीक, इसके बाद होते हैं कैनाइन। जो रैबिट होता है, खरगोश, उसमें कैनाइन नहीं पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर गैप होता है, कैनाइन नहीं पाया जाता क्योंकि वो क्या होता है, पूर्णतः शाकाहारी होता है। ठीक, तो उसमें कैनाइन नहीं पाया जाता है। इसके बाद हमारे होते हैं, क्या होते हैं, प्री मोलर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए, प्री मोलर, और प्री मोलर के बाद क्या हो गए, मोलर हो गए। तो हमारे कितने हो गए, 2। एक तरफ के अगर हम दांतों की बात करें, इस हाथ से समझें, तो एक तरफ हमारे कितने हो गए, 2 इंसीजर हो गए, 1 कैनाइन हो गया, फिर 2 क्या हो गए हमारे प्री मोलर हो गए, और 3 क्या हो गए हमारे मोलर हो गए। तो 2 1 2 3, यानी अगर इनको गिने तो हम क्या होगा, 3 4 5 3 8। ठीक है, और इतने ही दांत हमारे ऊपर भी होते हैं एक तरफ में। तो 2 1 2 3, 21 23 का रेशियो होता है नीचे ऊपर। ठीक है, ये नंबर होते हैं। तो इतने नीचे इतने ऊपर, इसका मतलब है 8 8 16, 16 दूनी 32। 8 ऊपर 8 नीचे एक तरफ तो 16 हो गए, और इनका 2 गुना करते तो 32। तो हमारे पूरे मुंह में कितने दांत हो गए, 32। तो यह फॉर्मूला याद कर लेना, 21 23। 2 हमारे इंसीजर होते हैं जो चीज़ों को काटने का काम करते हैं। एक है कैनाइन है जो क्या करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है। बाकी प्री मोलर और मोलर क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब रैबिट से ये क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे उसमें क्या है, कैनाइन्स नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा छोड़ा है। देखो, ये तो हमारे दांत हो गए 32, जिनके 32 दांत हैं उसके। लेकिन जब हम द्विदंती हैं तो हमारे जो बचपन वाले दांत होते हैं, दूध के दांत जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है ना कि प्री मोलर नहीं पाया जाता है। तो 2 इंसीजर होंगे, 1 कैनाइन होगा, और प्री मोलर है नहीं, और मोलर सिर्फ 2 ही होते हैं। क्योंकि जो अक्ल दाढ़ है, जो सबसे पीछे के जो ये दांत होते हैं, 4 दांत, ये दांत तो हमारे भी 30 32 बहुत काफ़ी ज़्यादा एज पर आते हैं। कई बार 26 27, कभी 30 32 की एज में भी आते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, अक्ल दाढ़, यानी कि जब आपका दिमाग हो जाएगा, समझदार हो जाओगे, तभी ये दांत आएंगे। ठीक है, तो यह जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जिनके दांत दूध के दांत होते हैं, उनका जो दंत सूत्र होता है वह 2102 होता है, 2102। ठीक है, 21 जीरो याद कर लो, या 2102 होता है इनका। ठीक है, और जो बड़े होते हैं उनमें क्या होता है, 21 23 होता है, 21 23 21 23। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। इसके बाद हम बात करें दांतों की, तो ज़्यादा इसे, अब देखो इनेमल के बारे में अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर मैं बता दूँ, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वह होती है इनेमल होती है। सबसे ऊपर जो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की। इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वह होता है सीमेंटम। इसमें भरा होता है डेंटाइन। ये पूरा ये डेंटाइन होता है, सबसे मोटा अंदर डेंटाइन होता है। यह हमारी हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, इस डेंटाइन के अंदर क्या होता है ना, एक
जाने के लिए मतलब नर्व्स जा रही होती हैं, ठीक है, मतलब ब्लड नर्व्स इसमें जा रही होती है तो ब्लड जा रहा होता है, ब्लड की सप्लाई हो रही होती है। इसको कहते हैं हम पल्प कैविटी, जो अंदर वाला होता है पल्प कैविटी कहलाता है। और जिस कोशिकाओं से यह पल्प कैविटी बना होता है हम उसे कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल, और यह सिक्रीट करता है डेंटाइन को। तो बस ऐसे समझो, सबसे बाहर इनेमल, उसके नीचे सीमेंटम, उसके नीचे डेंटाइन और उसके नीचे पल्प कैविटी, जहाँ पर खून का प्रवाह, रक्त प्रवाह जहाँ पर हो रहा है वो पल्प कैविटी, उसके बाहर डेंटाइन के बाहर सीमेंटम, उसके बाद इनेमल सबसे ऊपर। और इसके लिए आप याद कर सकते हो ECDP, ठीक है। सबसे बाहर इनेमल, फिर सीमेंटम, फिर डेंटाइन, फिर पल्प कैविटी है, ठीक है। तो बस इतना ही दांतों के बारे में आपको याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है आपको। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, वीडियो को अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो कर देना, वीडियो पसंद आए तो, ठीक है, और शेयर ज़रूर कर देना।